नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी आप सभी के बीच आज लेकर हाजिर हूँ 10 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट करंट 10 अप्रैल 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके साथ साथ RO के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो सभी साथी जो RO की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को पूरा अवश्य देखें। तो अंत तक वीडियो को अवश्य देखना, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। ठीक है, देखिए पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त मैंने कुछ वीडियो बनाई है आप सभी के लिए, तो पूरा अंत तक देखना। ठीक है, देखिए पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन। तो पहला है ये US जापान और फिलीपींस के मध्य शिखर सम्मेलन हुआ है आपका, और इसको आयोजित किया गया वाशिंगटन DC में। कहाँ पर आयोजित किया गया? वाशिंगटन DC में, जहाँ पर अमेरिका की तरफ से थे जो बाइडन, जापान की तरफ से थे फूमियो किशिदो और फिलीपींस की तरफ से थे फर्डिनेंड मार्कोस। इन तीनों ने यहाँ पर क्या किया? पार्टिसिपेट किया और इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किया। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए और चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, यानी कि उसको काउंटर करने के लिए हाल ही में USA, जापान और फिलीपींस ने मिलकर क्या किया है? एक आपका सम्मेलन किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका चाइना है, चाइना दक्षिण चाइना सी है ना, जो दक्षिण में चीन सागर है, उसके लिए क्या करता है? विवाद करता है। आइए थोड़ा सा मैं आपको मैप की सहायता से बताता हूँ कि जो दक्षिण चीन सागर है, इसमें एक विवाद चल रहा है जिसका नाम है 9 डैश लाइन। इसको थोड़ा सा समझते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ सारे के सारे पॉइंट। देखिए ये है आपका दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर जो है आपका, ये इसमें कई सारे देश आते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये फिलीपींस आपका देश आता है, ब्रुनेई आता है आपका, मलेशिया आता है, ठीक है, और इसके साथ साथ वियतनाम आता है, और जो अपना ही हिस्सा समझता है ताइवान, ये भी किसका हिस्सा है? साउथ चाइना सी, यानी कि जो आपका दक्षिण चीन सागर है इसका हिस्सा है। अब इसमें आपको ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा जो है वो है दक्षिण चीन सागर का है। दक्षिण चीन सागर में ये पूरा हिस्सा है। तो जो चाइना है वो ये सारा का सारा जो हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा ये अपने हिस्से में बताता है। जबकि जो अन्य देश हैं वो क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपका फिलीपींस है, ये आपका फिलीपींस है, और फिलीपींस ये अपनी सीमा, ये जो सीमा आपको नीली नीली दिख रही है, इस सीमा तक अपना क्या बनाता है कि ये कहता है ये समुद्री सीमा मेरी है। इसके साथ साथ वियतनाम कहाँ तक कहता है? तो वियतनाम यहाँ तक कहता है कि यहाँ तक सीमा मेरी है, क्योंकि ये वियतनाम है और यहाँ तक ये अपना मानता है। ऐसे मलेशिया अपना यहाँ तक मानता है, ब्रुनेई अपना यहाँ तक मानता है। ठीक है, इसके साथ साथ मलेशिया यहाँ तक अपना मानता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो चाइना है, चाइना क्या करता है, इसने यहाँ पर 9 लाइन खींची है। देखिए किस प्रकार से ये 9 लाइन, इसीलिए इसको 9 डैश लाइन विवाद बोला जाता है। देखिए 9 लाइन है इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए इसको बोला जाता है 9 डैश लाइन विवाद। और ये साउथ जो आपका चीन सागर है इसमें है। ठीक है, तो इसमें फिलीपींस है आपका, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, और अपना हिस्सा मानता है किसको? चाइना, ताइवान। तो इस प्रकार से है, क्योंकि ये तो यहाँ तक इस प्रकार से मान रहा है, लगभग 90% हिस्सा अपना मानता है किसको? तो दक्षिण चीन सागर को, क्योंकि ये कहता है कि इसका नाम किसके नाम पर है? चीन के नाम पर है, इसलिए चीन का सागर है। अगर मैं कहूँ कि हिंद महासागर का नाम है ना, हिंदुस्तान के नाम पर है, तो क्या पूरा हिंद महासागर हमारा हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार से विवाद चलता है। तो चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा देशों का दुश्मन बन चुका है, और इसी कारण ये चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी प्रतिसंतुलित करने के लिए फिलीपींस ने मिलकर अमेरिका के साथ और जापान के साथ मिलकर इसको किया है। ठीक है, इस बैठक को आयोजित किया है। दक्षिण चीन सागर 9 डैश लाइन विवाद आपको बताया। विवाद में कौन कौन है? फिलीपींस है, ब्रुनेई है, ताइवान है, मलेशिया और वियतनाम है। और 90% हिस्सा अपना बताता है कौन? चाइना, इस चाइना सागर में। ठीक है, अब देखिए साथियों, हमने 3 देशों की बात की यहाँ पर, अपने क्वेश्चन में 3 देशों की बात की है, और वो 3 देश कौन कौन से हमारे? तो एक तो हमारा था USA था, एक हमारा जापान था, और एक था हमारा कौन सा? फिलीपींस। ठीक है, तो तीनों देशों पर हम लोग बात करेंगे। जैसे जो अमेरिका है इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा है इसकी डॉलर, संसद का नाम है कांग्रेस, राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडन, 49 जो डिग्री अक्षांश है आपका, ये USA और कनाडा के मध्य है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है? तो 50 है। इसका सबसे बड़ा जो प्रांत है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अलास्का, और सबसे छोटा जो इसका प्रांत है उसका नाम है रॉड द्वीप। इसके साथ साथ सर्वाधिक जो जनसंख्या है इसकी वो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और यहाँ पर 2 ज्वालामुखी आप क्या रखने, एक तो क्लायू ज्वालामुखी है और एक मोना लावा ज्वालामुखी है आपका। इसी प्रकार से हम बात करें किसकी? जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा यहाँ की येन है, संसद का नाम यहाँ की डाइट है, राष्ट्रपति का नाम यहाँ के नारुहितो है, और यहाँ के 4 द्वीप आपके बहुत फेमस हैं। एक तो होक्काइडो है, होन्शु है, शियुकू है, क्यूशू है, और यहाँ का बहुत ही फेमस ज्वालामुखी जिसका नाम है फ्यूजियामा। ठीक है,
और आप सभी को याद रखना है कि जो इसका सबसे बड़ा द्वीप है इसका नाम है होन्सु द्वीप। ठीक है, बात करें फिलीपींस की, देखिए तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। इसकी मुद्रा क्या है, पीसो है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, फर्डिनेंड। यहाँ पर ही आपको मिलती है विश्व की सबसे गहरी खाई यानी मैरियाना ट्रेंच, जो कि आपके प्रशांत महासागर में, ये फिलीपींस के पास ही मिलती है। चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, तो मनीला में है आपको। एनडीबी का मुख्यालय भी कहाँ पर है, सॉरी एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका, तो ये भी आपका मनीला में ही है। म्योन ज्वालामुखी और ताल ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, फिलीपींस में है। और इसके एक द्वीप का नाम है लुजोन द्वीप। फिलीपींस के एक द्वीप का नाम क्या है, लुजोन द्वीप। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो सर ने नीचे कराए थे लर्न टॉप में, वो देख लीजिए। जैसे 2+2 वार्ता हाल ही में भारत ने किसके साथ की थी, तो ब्राज़ील के साथ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944-45 में इसकी स्थापना की गई थी। मालाबार युद्धाभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। एआई सुरक्षा पर हाल ही में बैठक कहाँ हुई थी, तो ब्लैचले यानी कि यूके में हुई थी आपकी, और इसे बोलते हैं ब्लैचले समझौता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, सारे के सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें भी बहुत सारे फैक्ट मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए, जैसे भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया। तो हाल ही में एक तटीय अभ्यास है आपका, सुरक्षा तटीय अभ्यास है, इसका नाम है सागर कवच। और ये सागर कवच कहाँ पर आयोजित किया गया, तो लक्षद्वीप में किया गया है। किसके द्वारा किया गया, तो आपको मैंने बताया समुद्री सुरक्षा एजेंसियाँ, जैसे नेवी है आपकी, इंडियन कोस्ट गार्ड है और कोस्टल जो आपकी पुलिस है, इनने मिलकर क्या किया है, सागर कवच को आयोजित किया है, जो हमारे क्या करेगी, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगी। अब देखिए कहाँ पर किया गया इसको, तो लक्षद्वीप में किया गया है। देखिए लक्षद्वीप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे लक्षद्वीप की राजधानी आप सभी को पता है क्या है, कावरती है। यहाँ के जो प्रशासक हैं इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। जो लक्षद्वीप है इसका जो उच्च मुख्य न्यायालय है ना, या उच्च न्यायालय है इसका, वो कहाँ पर है, एर्नाकुलम केरल में है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36, जिसमें से केवल 10 द्वीपों पर ही इसकी जनसंख्या निवास करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी, है ना। इसको भारत में विलय किया गया था 1956 में। तब ये जो आपका था, इसको अलग अलग द्वीपों में विभाजित था। ये 1973 तक ये अलग अलग द्वीपों में विभाजित था। जैसे इसका नाम था लक्का द्वीप, एक था मिनिकॉय द्वीप और एक था अमन द्वीप। इन तीनों को मिलाकर 1973 में क्या बना दिया गया, लक्षद्वीप बना दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो लक्षद्वीप है ये आपका किसके लिए फेमस है, तो नारियल के लिए फेमस है। और भारत का पहला मलेरिया मुक्त जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है वो कौन सा है आपका, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, अब देखिए बात आई है यहाँ पर, जब भी लक्षद्वीप आता है तो आपको 2-3 चैनल याद रखने होते हैं। एक तो होता है 8 डिग्री चैनल, एक होता है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार के लिए आपको याद रखना होता है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, इनको लिखा है, इनको आप लोग एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग एक बार रिवीजन तो जरूर कर लीजिए। जैसे 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल ये आपका मिनिकॉय और कवरत्ती के मध्य है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। 6 डिग्री चैनल ये अंडमान और इंडोनेशिया के मध्य है। 38 डिग्री चैनल ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। 49 डिग्री चैनल या 49 डिग्री अक्षांश ये आपका कहाँ पर है, अक्षांश कह सकते हैं, चैनल नहीं कहेंगे, तो कनाडा और यूएसए के मध्य है। और 17 डिग्री जो आपका अक्षांश है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य है। और एक आपका रखना है 24 डिग्री अक्षांश, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और नहीं याद है तो आप लोग एक बार इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, और याद हो तो इसका आप लोग रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। देखिए आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें आर के लिए जो जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, जैसे हमारी इतिहास की कुछ पुस्तकें हैं, और जैसे हमारे कुछ तेल शोधन कारखाने हैं, है ना, विद्युत कोयला आधारित विद्युत हमारे जो क्षेत्र हैं, उन पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं पर इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और पूरा अवश्य देखें वीडियो को। मिरज में बने सितार और तानपुरा का जीआई-टैग किसे मिला है, तो मिरज में बने सितार और तानपुरा, यानी सितार और तानपुरा का हाल ही में जीआई-टैग दिया गया है किसको, महाराष्ट्र को। ठीक है, देखिए जीआई-टैग ये कब आया था, तो 1999 के एक्ट से आया था। 2003 में इसको लागू किया गया था, लेकिन 2004 में पहली बार ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 10 वर्ष के लिए इसे प्रदान किया जाता है जीआई-टैग को। अब देखिए साथियों, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात आई है, तो इंस्ट्रूमेंट और उनसे संबंधित जो भी हमारे
पर्सन होते हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं। हालांकि मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट थी, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ही करा देता हूँ। जैसे पंडित रविशंकर, ये किससे संबंधित है? सितार से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष, ये भी आपके बांसुरी से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई से संबंधित हैं। भजन सपोरी, ये संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी आपके किससे संबंधित? संतूर से संबंधित हैं। अजमल खां, ये आपके सरोद से संबंधित हैं। और किशन महाराज, ये तबला से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन, ये भी किससे संबंधित हैं? तबला से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे फैक्ट यहाँ से याद रखने थे। आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा इस वीडियो को पढ़ने में। इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है विप्रो का नया CEO। देखिए आप लोग जानते होंगे विप्रो, इसके बारे में ये एक टेक्निकल कंपनी है आपकी, ठीक है, यानी टेक कंपनी है। और इसके चेयरमैन है कौन? प्रेम जी। तो हाल ही में विप्रो के नए जो CEO बने हैं, इनका नाम है श्रीनिवास पल्लिया। कौन है? श्रीनिवास पल्लिया। ठीक है, ये किसके स्थान पर आए हैं? तो डेयरी थैला पार्ट के स्थान पर आए हैं। ठीक है, श्रीनिवास पल्लिया जी। देखिए साथियों, बात करें अगर हम प्रमुख नियुक्तियों की, तो हाल ही में लगभग आपके मार्च माह में और अप्रैल माह में कुछ विशेष नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको हम लोग पर देख लेते हैं। जैसे एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने? संजय नायर। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बनी जया दास। प्रसार भारती के अध्यक्ष बने थे नवनीत सहगल। निर्वाचन आयुक्त 2 बने थे आपके, एक तो ज्ञानेश कुमार थे और एक सुखविंदर संधू थे आपके। जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है ना, इसके अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना। नहीं, ये अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किशोर मकवाना हैं। लोकपाल न्यायिक सदस्य कौन है आपके? ऋतुराज अवस्थी। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन बने हाल ही में? तो पीयूष आनंद बने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो बताइए कि BSF के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। इसके साथ साथ CISF के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और NDRF के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इन तीनों के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 6th अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? तो 6ठे नंबर का है फिडे। इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में। तो हाल ही में इसके 6ठे नंबर का अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फिडे जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है वो कहाँ पर? चेन्नई में। और इसको होस्ट किया है किसने? तो IIT मद्रास ने। हालांकि ये IIT मद्रास ने किया है किसके लिए? छात्रों के समग्र विकास के लिए इसको आयोजित किया गया। यानी छात्र पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ खेल प्रतियोगिताओं में भाग लें, उनके समग्र विकास हो सके, इसके लिए इसको आयोजित किया गया है। फिडे में 9वीं रैंक पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो हैं अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, अभी कुछ समय का ही क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कि आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, और काफ़ी नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नॉलेजेबल आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका। इसमें आपको RO से संबंधित जो भी फैक्चुअल जो पुस्तकें आपकी काफ़ी बार पूछी जाती हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। के लेखक कौन है? तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए, और इसके लेखक हैं आपके सैम पेत्रोदा। कौन है? सैम पेत्रोदा इसके लेखक हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने सोचा गोटाबाया राजपक्षे, क्योंकि सर ने पहले से गोटाबाया राजपक्षे लगा दिया था, तो मुझे लगा ये इसके लेखक हैं। लेकिन सर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, तो गोटाबाया राजपक्षे जो हैं श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना, और जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री थे। और इनकी बुक का नाम था द कॉन्स्पिरेसी, इनकी पुस्तक का नाम था। लेकिन यहाँ पर याद रखना, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के जो लेखक हैं वो कौन है? सैम पेत्रोदा हैं। ये भारत में दूरसंचार के जनक थे। जब राजीव गांधी जी के द्वारा कंप्यूटर साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, तो उस समय जो उनके सलाहकार थे तो यही थे सैम पेत्रोदा। ये राजीव गांधी जी के बहुत ही अच्छे सलाहकार थे। इन्होंने बुक में 2 बात की हैं, एक तो भारत की, क्योंकि भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसके साथ साथ अमेरिका की बात की है, क्योंकि अमेरिका के पास विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है ना। बहुत सारे देशों ने सीखा है अमेरिका से संविधान बनाना। हालांकि जो भारतीय संविधान है उसको काफ़ी लोगों ने आलोचनात्मक बताया है, कहा है कि किसी सुधार लिया है, यानी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है कि बहुत सारे देशों से मिलाकर हमने अपने संविधान को बनाया। लेकिन वहाँ पर अम्बेडकर जी ने कहा था कि बेशक हमने बहुत सारे देशों से संविधान को लिया है, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने उसको हमने क्या किया है, सही किया है, और उसके बाद उसको लागू किया है ना। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज से लगभग 100-200 साल पहले ही अगर कोई देश संविधान बना चुका है और उसके अनुसार सारी प्रक्रिया अच्छी चल रही हैं, तो अपने देशों में उसको लागू करने में कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, इस प्रकार की बात कही थी आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो इन्हीं बातों पर चर्चा की गई है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत अच्छी पुस्तक रहेगी आपके लिए, परीक्षाओं के लिए याद रखना आप लोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बुक हैं, जैसे फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसके लेखक कौन है? मनोज मुकुंद। ब्रेकिंग द मोड, इसके अध्यक्ष कौन, इसके लेखक कौन है? रघुराम राजन। और नए भारत की संवेदना, इसके कौन है? तो रामनाथ कोविंद। अब ये तो आपकी करंट की पुस्तकें थी, अब आपके लिए यहाँ पर लिस्ट पूरी मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको देखनी है आज ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आपकी, महत्वपूर्ण पुस्तकें, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो RO ARO है ना, ये जो आपकी एक वैकेंसी है, यानी इसके जो री एग्ज़ाम होने वाला है RO और ARO का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली हैं। तो इसको पूरा आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन है? तो कल्हण है। कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी में यहाँ पर इसको 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपके कश्मीर के वंशों को बताया गया है। कश्मीर में 3 वंश थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश, है ना, और एक आपका था कौन सा? लोहार वंश। उसके बारे में बात की गई किसमें? तो राजतरंगिणी में। द वॉइस फॉर फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? नयनतारा सहगल। मदर इंडिया के लेखक कौन है? तो कैथरीन मियो। कौन है? कैथरीन मियो। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्लूटो के द्वारा लिखी गई है। चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। शिखर एक जीवन ये अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है। और देवदास ये शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं। देखिए हालांकि बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन RO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्सा। गणदेवता ये तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा। बूंद और समुद्र ये अमृतलाल नागर के द्वारा। द सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। प्रियजन डायरी ये प्रकाश नारायण जी के द्वारा। चिदम्बरा ये आपके सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। और भूले बिसरे चित्र ये भगवती चरण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कर्मभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। रंगभूमि ये भी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा। 10 कुमार चरितम दंडी के द्वारा। चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपको बताना है विसर्जन, ये भी किसकी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ऐसी पोस्ट ऑफिस भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर की है। राजतरंगिणी अभी हमने बात की थी, कल्हण की है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की है। चिदम्बरा भी हमने बात की थी, सुमित्रानंदन पंत की है। नेचर क्योर ये मोरारजी देसाई की है। अमरकोश ये अमर सिंह की है। महाभारत ये वेदव्यास जी के द्वारा। और भगवत गीता भी किसके द्वारा? तो वेदव्यास जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका सूर सागर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूरदास जी के द्वारा। साहित्य लहरी सूरदास जी के द्वारा। नेचुरल हिस्ट्री पिलनी के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा। चंद्रकांता देवी नंदन खत्री के द्वारा। गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हंगरी स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट आपका कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दादा कामरेड यशपाल के द्वारा। देवदास चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। चरित्रहीन चट्टोपाध्याय के द्वारा। द डार्क रूम RK नारायण। मालगुडी डेज RK नारायण। गाइड ये किसके द्वारा लिखी गई है? RK नारायण। नेक्स्ट अगला है माई डेज, ये किसकी है? RK नारायण की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजनी नायडू की है। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की है। कितने नावों में कितनी बार हीरानंद अज्ञे की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। दयाभाग जिमोत वाहन की है। अग्निवीणा ये काजी नजरुल इस्लाम की है। और नीति शतक ये भर्तृहरि की है। और श्रृंगार शतक ये भी भर्तृहरि की है। इसके साथ साथ आप क्या रखना है, कौन सी पुस्तक है आपका? तो पुस्तक है जैसे आपसे पूछा गया वैतरण्य शतक ये भी भर्तृहरि की है। हिंदुइज्म किसकी है? इंपॉर्टेंट है, नीरज चंद्र चौधरी की है। द पैसेज टू इंग्लैंड ये नीरज चंद्र चौधरी की है। द पैसेज टू इंडिया ये E.M. फोस्टर की है। कागज़ के कैनवास है ना, ये अमृत प्रीतम की है। 49 डेज अमृता प्रीतम की है। डेट ऑफ सिटी अमृता प्रीतम की है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। ए कंपनी ऑफ वुमेन ये भी खुशवंत सिंह की है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे सखाराम बाइडर ये किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है।
एसेज ऑन गीता अरविंद घोष की है। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह की है। दिल्ली ये भी खुशवंत सिंह की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परमिल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसके साथ आगे देखिए आप लोग से पूछा गया है एरिया ऑफ डार्कनेस BS, तो ये किसकी है? BS नैयपॉल की है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम ये नयनतारा सहगल की है। उत्तम रामचरित भवभूति की है। जजमेंट कुलदीप नैयर की है। बियॉन्ड द लाइन्स कुलदीप नैयर की है। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नायर की है। इन जेल कुलदीप नायर। कुली मुल्कराज आनंद। द डेथ ऑफ अ हीरो ये भी किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। बस ये और देख लीजिए एक बार, और उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे कवि वचन सुधा ये किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। ब्राह्मण किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप किसकी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है। अविद्य मदन मोहन मालवीय जी की है। सरस्वती महाप्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है। कादम्बिनी राजेंद्र अश्विनी की है। और उद्दंड मार्दंड ये पंडित जुगल किशोर जी की है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कुछ पत्रिकाएं थी, इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है चुनाव संबंधित जानकारी के लिए यूथ राब्ता, कौन सा है? यूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो चुनाव संबंधित जानकारी के लिए, किसके लिए? चुनाव संबंधित जानकारी के लिए मोलरकोटला पंजाब से हाल ही में बूथ एक आपकी वेबसाइट है, इसको लॉन्च किया गया है। हम सभी को पता है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 7 चरणों होने वाले हैं। 19 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 4 जून तक ये चलने वाले हैं। 6 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा आपका। तो उसी के चलते मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आप इस बूथ राब्ता से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाएगा, उनके अंदर कैसे जोश भरा जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे आपको पता है अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में आप सभी को पता है कि कोई भी अगर छोटी सी एक्टिविटी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको स्टेटस पर जरूर लगाता है। तो उसी एक्टिविटी को, जैसे मान लीजिए अभी मैं वोट देकर आया, ठीक है, तो मुझे यूथ राब्ता पर जाने के बाद क्या करना है? मुझे यहाँ पर अपना कुछ जानकारी डालनी है, और उसके बाद मैंने वोट जो डाला है उसका सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप अपने इंस्टा व्हाट्सअप फेसबुक सब पर लगाएंगे, तो इसको और लोग देखेंगे तो जागरूक होंगे मतदान करने के लिए। तो इसी के लिए बूथ राब्ता आपकी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है पंजाब से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करें चुनाव आयोग की, देखिए चुनाव आयोग जिसे हम निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक है, भाग 15 है आपका। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे, और पहली महिला अध्यक्ष थी रमा देवी, BS रमा देवी। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स लॉन्च किए गए थे, जैसे सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, और एक था सक्षम ऐप। ये सब किसने लॉन्च किए थे आपके? तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर। तो 10,000 मीटर 10,000 किलोमीटर, वैसे तो हम इसको 10K कहेंगे। 10,000 मीटर की जो दौड़ होती है आपकी मैराथन के लिए, ठीक है, इवेंट एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो वैलेरी एडम्स को बनाया गया है। ये न्यूजीलैंड की हैं, शॉर्ट पुट की खिलाड़ी हैं, और 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं आपकी 2008 और 2012 के ओलंपिक में, और 4 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं आपकी। तो इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा से कराया गया था। इसका ये 16वां संस्करण है, और पहली बार 2008 में इसको किया गया था। अब देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण एम्बेसडर हैं, जैसे SBI के कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इसके साथ साथ स्वराज ट्रैक्टर के भी कौन है? MS धोनी। बाइकॉम 18 के भी कौन है? MS धोनी। ICC के कौन है? तो ये है शाहरुख खान। लेकिन ग्लोबल पूछे आपसे तो बता देना सचिन तेंदुलकर। PWD आइकन कौन है? शीतल देवी। चुनाव आयोग के जो हाल ही में आइकन बनाए गए हैं, आयुष्मान खुराना। हैंड एम्बेसडर कौन है? तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर। और गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ ग्लेशियरों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाम है ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड निगरानी पैनल का गठन किया गया है। तो ग्लेशियरों के पिघलने के बाद आपको पता है हिम नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है, और उसके बाद एक ऐसी त्रासदी आती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसको पहले से ही अनुमान लगाने के लिए ग्लेशियल लेक आउटवर्स्ट फ्लड एक पैनल बनाया गया है, और ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, अब आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ग्लेशियर। आपसे पूछ लेता है ये ग्लेशियर कहाँ पर है। ठीक है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका जो ग्लेशियर है, इसका नाम है सियाचिन, सबसे ऊंचाई पर कहने का मतलब है। और इसके साथ साथ आपको क्या रखना है कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर ही है ना। यहाँ पर आपका 1984 में ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था। ठीक है,
ये भी आपका रखना है। और काराकोरम श्रेणी में है, ये आपके नुब्रा घाटी में पड़ता है। ऐसे ही साइसिनी, ये भी आपका काराकोरम में है। हिस्पर, ये भी काराकोरम में है। बियाफो, बाल्टेरा, ये सब कहाँ पर मिलेंगे आपको? काराकोरम श्रेणी में मिलेंगे। रीमो भी कहाँ मिलेगा? काराकोरम। लेकिन रूपल आपको कहाँ मिलता है? तो पीओके में मिलता है, ठीक है, पीओके में। जेमू कहाँ पर है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। सोनोपानी ये कश्मीर में है। चेरावड़ी ये उत्तराखंड में है। और पिंडारी भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के आपके 3 याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपको कौन से? पिंडारी हो गया और एक चेरावड़ी हो गया, है ना। ये आपका रखना कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कोयला आधारित जो भी हमारे विद्युत परियोजनाएं हैं। देखिए इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग 2-4 दिन इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, वरना आप लोग कहेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो सर आप, है ना। लेकिन जो आर और जो भी पीसीएस लेवल की तैयारी जो कर रहे होंगे उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एनटीपीसी ने किस राज्य को 220 मेगावाट की बरौनी स्टेप फर्स्ट परियोजना की स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो जैसे ही आपको दिखा होगा यहाँ पर बरौनी, आप लोग समझ गए होंगे कि बरौनी कहाँ पर है? बिहार में है ना, बेगूसराय बिहार में है। तो हाल ही में इसको क्या कर दिया गया है? पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसको अधिग्रहण किया गया था कब? 2018 में। लेकिन अब इसको 6 साल बाद क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया बिहार में, ठीक है। 200 मेगावाट की ये परियोजना थी आपकी, जिसको बरौनी स्टेज फर्स्ट बोला गया था। हालांकि स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, थर्ड है, 4 है, लेकिन स्टेज फर्स्ट को क्या कर दिया गया? अब बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कोयला आधारित हमारी कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको देख लीजिए। कोयला आधारित विद्युत परियोजना जैसे सिंगरौली कहाँ पर है आपका? सोनभद्र यूपी में है। सीपत लारा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। दादरी ये भी यूपी में है। टांडा ये भी यूपी में है। बरौनी बिहार में है। खरगोन मध्य प्रदेश में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। सोलापुर महाराष्ट्र में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है। अब देखिए मेगा, अगर बड़े इकाइयों की बात करें तो मेगा के बाद आएगा आपका गीगा। मेगा के बाद कौन आएगा? गीगा। गीगा के बाद आएगा कौन आपका? टेरा। टेरा के बाद आएगा पेटा। तो मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9, टेरा में 10⁻12 और पेटा में हो जाता है आपका कौन सा? 10⁻15। लेकिन अगर छोटे की बात करें कि माइक्रो से छोटा मैनो, कौन सा? नैनो। नैनो से छोटा कौन सा? पीको। पीको से छोटा है फेस्टा, उससे जेप्टा। तो 10⁻⁻6, 10⁻9, 10⁻⁻12 और 10⁻⁻15, ठीक है। माइक्रो, नैनो, पीको और फेंटा। लेकिन एंगस्ट्रॉम में आपको पता है कितना? 10⁻10 होता है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लेवल की लगी हो आपको, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे बताना कि ये क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं करंट तो आपको करा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम और जो भी आपके यूपीएससी या यूपीएससी संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उनको भी आप लोग कवर करके चल सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ, सही है। जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और कोई भी अच्छा सा सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए।